क्षितिज ने पैंट की जेब से दाया हाथ निकालकर उसकी राह में बढ़ा दिया। समीक्षा आगे चल पड़ी। क्षितिज अंदाजतन एक नंबर डायल करते हुए ठीक उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही दूसरी तरफ घंटी बजी, उसने समीक्षा का हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा कि उसके घरवालों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। क्षितिज कोई विनती नहीं कर रहा, वो एक फैसला सुना रहा है। पल भर को समीक्षा ने उसके दृढ़ चेहरे पर देखा और बिना कुछ कहे मोबाइल लेकर एक तरफ चल दी। इंसान कितने भावुक होते हैं। समीक्षा ने कॉल उठाकर मां को बताया कि वो क्षितिज के साथ है। वहां उसकी मां ने कोई सवाल किया तो उसने तुरंत फोन वापस क्षितिज को थमा दिया। उसकी मां कविता जी जानना चाहती है कि क्षितिज कौन है। क्षितिज सक्का गया। वो क्या बात करेगा उनसे। समीक्षा ने मोबाइल उसके कान पर लगा दिया। दूसरी ओर से कविता जी हेलो हेलो बोले जा रही हैं। जी नमस्ते आंटी। आखिर क्षितिज को उनसे बात करनी ही पड़ी। नेहा के बाद क्षितिज वो दूसरा इंसान है जिसके साथ समीक्षा इतनी खुल सकी है कि उसके अंदर आए छोटे से छोटे बदलाव को वो ताड़ सके। आज समीक्षा के साथ क्षितिज को कुछ अधूरापन लग रहा है। आज उसके चेहरे पर सिर्फ खूबसूरती है, वो मासूमियत नहीं जो हमेशा होती थी। उसमें एक सकारात्मक आभा थी। उसके पास आते ही कोई खुशी दिल को भर देती थी। लेकिन वो खुशी आज दूर तक कहीं नहीं है। वो बिल्कुल बदल गई है इन 2 दिनों में। वो मुस्कुरा रही है, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी वो जान नहीं आज। समीक्षा मुस्कुरा रही है जैसे मुस्कुराने का नाटक कर रही हो। ये वो दिल से निकलने वाली मुस्कुराहट नहीं है। उसके बोलने के लहजे से लेकर उसकी चाल तक कुछ बदल गई है। और भी बहुत कुछ है जो क्षितिज को नया लग रहा है, बस अभी समझ नहीं पा रहा। समीक्षा क्षितिज के कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, फिर टहलती हुई सी क्षितिज के पलंग के पास आकर रुकी। आज मुद्दतों बाद उसे वास्तव में खुशी हो रही है। वो खुद में महसूस कर रही है इस खुशी को। जानती है कि आकाश के लिए ये सब बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा। वो इत्मीनान से बिस्तर पर लेट सी गई, जैसे थक गई हो। उसने बिस्तर पर बिछी मखमली चादर पर हाथ फेरा। एक बार उसने क्षितिज की तरफ देखा। वो लापरवाही से यहां वहां देखते हुए उसकी तरफ आ रहा है। बिल्कुल अनजान की समीक्षा के मन में क्या चल रहा है। क्षितिज मोबाइल को अंगूठे और तर्जनी के बीच मोबाइल घुमाते हुए उसके ठीक सामने आकर ठहर गया। समीक्षा ने सिर एक ओर झुकाया और धीमी सी तिरछी मुस्कान के साथ एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। वो उसे अपने पास बुला रही है। उसे उम्मीद है कि क्षितिज बहुत आसानी से इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेगा। क्षितिज ने कुछ सोचते हुए वो हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपने पास ही खींच लिया। समीक्षा से वो बस कुछ इंच दूर है। वो कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती उससे पहले ही। हम घर पर हैं, क्षितिज ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। समीक्षा ने दीवारों और छत पर दिलकश नजरें घुमाई और कहा, जानती हूं हम तुम्हारे कमरे में हैं, तो ये भी पता होगा कि घर मेहमानों से भरा हुआ है। किसी भी वक्त डैड आवाज देकर नीचे बुला लेंगे। समीक्षा ने उसे अजीब तौर पर देखते हुए गर्दन पीछे की। तो चलो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूं जिसे देखने के लिए तुम हमेशा बेचैन रहती थी। उसका हाथ थामे क्षितिज अपने कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके पीछे खिंची जा रही समीक्षा ने एक बार पलटकर उस बिस्तर को देखा और देखती ही रह गई। क्षितिज ने सीढ़ियां उतरते हुए समीक्षा को सोचने का पूरा वक्त दिया और वो हैरान है कि समीक्षा अंदाजा ही नहीं लगा पाई। वो उसे नीचे के एक अलग से कमरे के पास ले गया और उसके बड़े से दरवाजे का ताला खोलते हुए, ये वो कमरा है जिसे तुम हमेशा से देखना चाहती थी। क्षितिज ने सीढ़ियां उतरते हुए समीक्षा को सोचने का पूरा वक्त दिया और वो हैरान है कि समीक्षा अंदाजा ही नहीं लगा पाई। वो उसे नीचे के एक अलग से कमरे के पास ले गया और उसके बड़े से दरवाजे का ताला खोलते हुए, ये वो कमरा है जिसे तुम हमेशा से देखना चाहती थी। समीक्षा की दिक्कत यह है कि आकाश को लेकर सुधा के दिमाग में सब कुछ मिल जाता था, क्योंकि वो सब कुछ अपने आप में दोहराती रहती थी। लेकिन क्षितिज से जुड़ा कुछ भी उसके दिमाग में आसानी से मिलता नहीं है। वो इस दिमाग की यादों को टटोले ही जा रही है। मुझे उसी कमरे में रहना था कुछ देर, तुम्हारे साथ, अकेले। क्षितिज मुस्कुरा उठा। आज जरूरत से ज्यादा ही रूमानी हो रही है वो। आसपास देखते हुए वो समीक्षा के करीब गया।
मैं तुम्हें पूरे पूरे मौके दूंगा उस कमरे में मेरे साथ अकेले वक्त बिताने के, लेकिन आज नहीं। आज तुम यही कमरा देखकर काम चलाओ। क्षितिज ने दरवाजा खोल दिया। समीक्षा ने कंपपाते पैरों से इस कमरे की दहलीज पार की। उसके कंधों तक में एक कंपन हो रही है, जिसे इस बार क्षितिज भी देख पाया। वो इस बारे में पूछने को था, मगर उससे पहले ही समीक्षा उस कमरे में दाखिल हो गई। वो यहां रखे सामान को नापसंदी के भाव से देखने लगी और क्षितिज से पूछा कि ये कैसा कमरा है। ये वो कमरा है जहां हमारे दादा परदादा के जमाने की तस्वीरें हैं, बर्तन हैं, फर्नीचर है। तुम भूल कैसे गई? कमरे में कदम रखते ही वहां की बत्तियां अपने आप जल उठीं और इस कमरे की हर दीवार दिखाई देने लगी। उस पर सजी बड़ी बड़ी तस्वीरें, ढाल के साथ लगी तलवारें, कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में बंद पीतल तौब बेन लोहे के बर्तन, मूर्तियां, हुक्के और भी बहुत कुछ, जिसमें उस जमाने की खुशबू अब तक है। समीक्षा को हमेशा ही पुरानी चीजें अपनी तरफ खींचती थी। कर उस पर माता पिता का दबाव ना होता तो वो जरूर पुरातत्ववेत्ता होती। वो सारी पुरानी चीजों में उस वक्त को महसूस करती थी जो कभी इस दुनिया में था। इन सब के बारे में क्षितिज से सुनकर ही जो चमक उसकी आंखों में भर जाती थी, वो आज इन सब को देखकर भी क्यों नहीं आई? मुझे उसी कमरे में रहना था कुछ देर, तुम्हारे साथ अकेले। क्षितिज मुस्कुरा उठा। आज जरूरत से ज्यादा ही रूमानी हो रही है वह। आसपास देखते हुए वो समीक्षा के करीब गया। मैं तुम्हें पूरे पूरे मौके दूंगा उस कमरे में मेरे साथ अकेले वक्त बिताने के, लेकिन आज नहीं। आज तुम यही कमरा देखकर काम चलाओ। क्षितिज ने दरवाजा खोल दिया। समीक्षा ने कपाते पैरों से इस कमरे की दहलीज पार की। उसके कंधों तक में एक कंपन हो रही है, जिसे इस बार क्षितिज भी देख पाया। वो इस बारे में पूछने को था, मगर उससे पहले ही समीक्षा उस कमरे में दाखिल हो गई। वो यहां रखे सामान को नापसंदी के भाव से देखने लगी और क्षितिज से पूछा कि ये कैसा कमरा है। ये वो कमरा है जहां हमारे दादा परदादा के जमाने की तस्वीरें हैं, बर्तन हैं, फर्नीचर है। तुम भूल कैसे गई? कमरे में कदम रखते ही वहां की बत्तियां अपने आप जल उठीं और इस कमरे की हर दीवार दिखाई देने लगी। उस पर सजी बड़ी बड़ी तस्वीरें, ढाल के साथ लगी तलवारें, कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में बंद पीतल तांबे लोहे के बर्तन, मूर्तियां, हुक्के और भी बहुत कुछ, जिसमें उस जमाने की खुशबू अब तक है। समीक्षा को हमेशा ही पुरानी चीजें अपनी तरफ खींचती थी। कर उस पर माता पिता का दबाव ना होता तो वो जरूर पुरातत्ववेत्ता होती। वो सारी पुरानी चीजों में उस वक्त को महसूस करती थी जो कभी इस दुनिया में था। इन सब के बारे में क्षितिज से सुनकर ही जो चमक उसकी आंखों में भर जाती थी, वो आज इन सब को देखकर भी क्यों नहीं आई? क्या हो गया है उसे? क्षितिज ने चाबी का गुच्छा एक मेज पर रखा। उसे तो लगा था कि समीक्षा ये सब देखकर पागल हो जाएगी। समीक्षा ने वहां जबरदस्ती अपना वक्त काटा और फिर तुरंत वहां से निकलने के बहाने करने लगी। यहां जगह जगह जो मूर्तियां हैं, उनमें से अधिकतर देवी देवताओं की थी। उसे इस कमरे में बेचैनी हो रही थी। कैंडल लाइट डिनर के बहाने वो क्षितिज को इस रात घर से दूर ले जाना चाहती थी। डिनर सुनते ही क्षितिज ने जाकर मेज पर रखी चाबी दोबारा लपकी और समीक्षा का हाथ पकड़कर बाहर आते हुए, 8 बजने वाले हैं। यहां से मसूरी जाने में मुझे भी कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। कमरे के दरवाजे पर ताला मारकर वो उसे लेकर वापस हॉल की ओर बढ़ गया। डिनर हम कल कर लेंगे। मेहमानों से भरे हॉल में पहुंचते ही उसने समीक्षा का हाथ छोड़ दिया। मेहमानों के चेहरे पर मुस्कुराते सवालों से नजरें बचाते हुए वो उसे लेकर मुख्य द्वार के बाहर खड़ी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई जैकेट वगैरह लेकर आता हूं। नेहा के मुंह में रखा च्यूइंग गम भी फीका हो गया है। उसे इतना चबा चुकी है। शाम 7 बजे समीक्षा से मिलने आई थी और अब 8:30 बज चुके हैं, मगर समीक्षा का कहीं पता नहीं। उसकी दहकती सी आंखें कभी घड़ी पर और कभी दरवाजे पर जा रही है। अनगिनत बार वो क्षितिज का नंबर लगा चुकी, मगर उस पर घंटी जा ही नहीं रही। कविता जी रसोई से चाय के 2 कपों के साथ लौटीं। एक चाय उसे पकड़ाई और उसके सामने के सोफे पर बैठ गई। नेहा ने च्यूइंग गम निकलकर चाय की चुस्की ली। बैड हैबिट नेहा। कविता जी उसकी इस हरकत से घिना गई। सॉरी आंटी। कविता जी को आज ही नेहा ने क्षितिज के बारे में बताया।
कविता जी ये जानकर खुश हुई कि क्षितिज राजस्थान से है। चाय की चुस्की लेते नेहा के होंठ रुक गए, भौहें सिकुड़ गई। हद है यार, समीक्षा बीमारी की हालत में इतनी देर तक घर से बाहर है और उन्हें उसकी कोई खास फिक्र नहीं। बस फिक्र है तो क्षितिज और उसके खानदान की। आज कविता जी ने नेहा को पकड़कर क्षितिज और समीक्षा के रिश्ते के बारे में सब कुछ पूछ लिया। वो कौन है, कहाँ रहता है, समीक्षा को कब से जानता है, कैसे जानता है, क्या करता है और क्या नहीं, सब कुछ। अगर क्षितिज इतने अच्छे घर से है तो उसके घरवाले तो अपनी बराबरी में शादी करेंगे ना। गहरी आशंका के साथ, कहीं उसने ये प्यार का खेल करके समीक्षा को छोड़ दिया तो। नेहा ने बोरियत भरे अंदाज में आंखें बंद कर ली। काश की कविता जी कुछ सवाल समीक्षा के लिए भी बचा लेती। आंटी एक बार को समीक्षा उसे छोड़ सकती है, मगर क्षितिज कभी नहीं सकता। क्षितिज उसे बहुत बहुत चाहता है। इस वक्त मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है उसकी तबीयत की। हां, मुझे भी थी, मगर दोपहर ही अरुण का फोन आया और पता चला कि समीक्षा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज करने को कह दिया था। बस मौसमी बुखार की दवाएं चलेगी उसकी। अचानक वहां अरुण आ गया। मम्मी, दी के कमरे से फिर वही बू आ रही है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही अरुण वहां आ गया। वो अपने कमरे से बस अभी निकला था और बाहर गैलरी में फैली भयानक गंध के बारे में बताने को जरा ठहर गया। फिर से कविता जी चाय छोड़कर उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। यहां चाय का कप थामे हुए नेहा लगातार क्षितिज का नंबर लगाए जा रही थी और इस बार अचानक लग गया। फोन कान पर लगाती हुई वो बाहर बरामदे में आ गई और जूते का अगला हिस्सा फर्श पर टकटकाते हुए कॉल उठने का इंतजार करने लगी। बिल्कुल आखिरी घंटी पर फोन उठा। कहां मर गए थे तुम? समीक्षा कहा है। क्षितिज की आवाज में हेलो सुनते ही उसने फटकार लगाई। वो मेरे साथ ही है, बात कराऊं? जरूरत नहीं है। कब तक पहुंचोगे तुम दोनों यहां? बस 2 मिनट में। ठीक है, मैं गेट के बाहर तुम्हें मिलूंगी। हालांकि कविता जी को कोई खास फिक्र नहीं थी, लेकिन फिर भी नेहा ने किसी उम्रदराज की तरह उन्हें तसल्ली दी और विदा लेकर घर से निकल आई। कुछ 10-20 कदम दूर एक सुनसान सड़क पर क्षितिज की गाड़ी की हेडलाइट्स देखते ही नेहा तेजी से उसी तरफ गई। गाड़ी रुकी। वो हाथ बांध उन दोनों के उतरने का इंतजार कर रही है, साथ ही भली बुरी सुनाने की तैयारी भी। सबसे पहले उसने समीक्षा की तरफ देखा, जो आज सिर से पैर तक बदली हुई है। हाई नेक क्रॉस गाउन के ऊपर क्षितिज का क्रीम जैकेट, खुले बाल, मेकअप, हाई हील्स। आज जाने किसकी जान लेने को निकली थी। तुझसे तो मैं बाद में निपटूगी नालायक, पहले जरा इन साहब की क्लास ले लूं। वो क्षितिज की तरफ गई। फोन क्यों नहीं लग रहा था आपका? जूते का अगला हिस्सा जमीन पर टकटकाते हुए वो क्षितिज के सामने तनी सी खड़ी है। इन मोहतरमा ने तो फोन लेना ही नहीं है, लेकिन आपके पास तो है ना। सॉरी नेहा, वो ऑफ हो गया था। जैसे ही ध्यान गया, ऑन कर लिया। व्हाट सॉरी? तुम इसे अस्पताल से चुपचाप डिस्चार्ज कराकर घुमाने ले गए? नहीं, मुझे तो अस्पताल के बाहर मिली थी और आज का प्लान इन्होंने ही बनाया था नेहा जी, मैंने नहीं। क्षितिज ने हाथ जोड़ लिए। इसने? नेहा एक बार भौंचकी सी समीक्षा की तरफ मुड़ी, जिसका चेहरा भाव शून्य है। हां, हो भी सकता है, उसे सिर से पांव तक देखकर। काफी बदल गई है ना एक ही दिन में। क्षितिज की तरफ वापस घूमकर, अपनी मम्मी से तुम्हारी बात करा दी और मुझे बताया तक नहीं। नेहा को शिकायत समीक्षा से है, मगर सुनाया क्षितिज को जा रहा है। और न सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ये मॉम और डैड से मिलकर आ रही हैं। पूछो इनसे। क्षितिज मजे लेने के लिए इत्मीनान से गाड़ी के बोनट पर बैठ गया। तुझसे तो मैं बाद में निपटूगी नालायक, पहले जरा इन साहब की क्लास ले लूं। वो क्षितिज की तरफ गई। फोन क्यों नहीं लग रहा था आपका? जूते का अगला हिस्सा जमीन पर टकटकाते हुए वो क्षितिज के सामने तनी सी खड़ी है। इन मोहतरमा ने तो फोन लेना ही नहीं है, लेकिन आपके पास तो है ना। सॉरी नेहा, वो ऑफ हो गया था। जैसे ही ध्यान गया, ऑन कर लिया। व्हाट सॉरी? तुम इसे अस्पताल से चुपचाप डिस्चार्ज कराकर घुमाने ले गए? नहीं, मुझे तो अस्पताल के बाहर मिली थी और आज का प्लान इन्होंने ही बनाया था नेहा जी, मैंने नहीं। क्षितिज ने हाथ जोड़ लिए। इसने? नेहा एक बार भौंचकी सी समीक्षा की तरफ मुड़ी,
जिसका चेहरा भाव शून्य है। हाँ, हो भी सकता है। उसे सिर से पांव तक देखकर काफी बदल गई है ना एक ही दिन में। क्षितिज की तरफ वापस घूमकर तुम्हारी अपनी मम्मी से बात करा दी और मुझे बताया तक नहीं। नेहा को शिकायत समीक्षा से है, मगर सुनाया क्षितिज को जा रहा है। और नेहा सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ये मॉम और डैड से मिलकर आ रही हैं। पूछो इनसे। क्षितिज मजे लेने के लिए इत्मीनान से गाड़ी के बोनेट पर बैठ गया। नेहा इतनी हैरान है कि इस बार समीक्षा की तरफ देख भी ना सकी। पहले तो ऐसा कोई विचार तक नहीं आता था उसके जहन में नेहा से बात किए बिना। नहीं, रहने दो, अच्छी बात है। अगर ये अपनी निजी जिंदगी मुझसे शेयर नहीं करना चाहती तो ना करे। नेहा का मुंह अब वाकई उतर आया है। क्षितिज बोनेट से उतरकर उसके सामने गया। नाराज मत हो नेहा, आज जरा तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी। उसने नेहा को समीक्षा की तरफ घुमाया और उसकी आड़ में खड़े होकर समीक्षा को छेड़ने लगा। मुझे भी पता नहीं क्या क्या कह रही थी। ये तो मैं हूं जो आपकी सहेली को जबरदस्ती घर ले आया हूं, वरना ये तो आज लौटने के मूड में थी नहीं। इन्हें मेरे साथ डिनर पर जाना था। क्षितिज हंसने लगा। नेहा ने ढीला सा हाथ क्षितिज की छाती पर मारा। यू जस्ट शट अप क्षितिज, गलती तुम्हारी है। अपना फोन ऑफ करके भूल गए तुम। अब कितनी बार सॉरी कहूं। क्षितिज ठंडे दिमाग से नेहा को मना रहा था कि समीक्षा अचानक उन दोनों के बीच आ गई और एक चाटे के साथ, इनफ, औकात में रह अपनी। ये तेरा कपिल नहीं, मेरा क्षितिज है। उसने सारी बहस खत्म कर दी। नेहा और क्षितिज जड़ हो गए। नेहा का हाथ गाल से नहीं हट रहा और आंखें समीक्षा से। क्षितिज की भी सांस सीने से छूटने को तैयार नहीं। क्या हो गया ये? उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि वाकई समीक्षा ने नेहा के गाल पर तमाचा मारा है। समीक्षा गुस्सेल है, तुनक मिजाज है, लेकिन आज जो उसकी आंखों में से आग बरस रही है वो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। क्षितिज को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किसे क्या कहे। उसके होठ नहीं खुल रहे कुछ कह देने को, मानो इस तमाचे ने उसे ही गूंगा कर छोड़ा है। वो दोनों मूर्तियों सी बनी एक दूसरे को तक रही हैं और उनके बीच खड़ा क्षितिज पता नहीं क्यों खुद पर शर्मिंदा हो रहा है। उसका सिर झुक गया। नेहा की भी आंखें भर आई है, क्योंकि आज पहली बार समीक्षा ने उसे उसकी हद याद दिलाई। डबडबाई आंखें छुपाती हुई सिर नीचे किए वो चुपचाप वहां से लौटने लगी। क्षितिज का ध्यान जैसे ही पलट कर जाती नेहा पर गया। नेहा, वो उसे रोकने के लिए पीछे जा रहा था, लेकिन समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे जाने दो क्षितिज। क्षितिज ने अनायास ही हाथ छुड़ाने के लिए झटका, लेकिन उसकी पकड़ उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। समीक्षा, वो कुछ बोलता इससे पहले ही, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समीक्षा ने प्यार से उसके दाएं गाल पर हाथ रख दिया। तुम बस मेरी फिक्र किया करो। क्षितिज की आंखें समीक्षा के चेहरे पर बस जरा सा अफसोस ढूंढ रही हैं, जो कि मिल नहीं रहा। उल्टे उसकी आंखों में एक अपील है, जो कि इस नाजुक वक्त पर बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्षितिज ने अन्य से एक बार उसकी तरफ देखा और फिर हाथ छुड़ाकर अपना चकराता सिर लिए वहां से चल पड़ा।